नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के लिए अच्छी खबर है आपके लिए कि आपके जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाइए, सामाजिक विज्ञान को, तो मैंने कई सर का यहाँ पर इंटरव्यू लिया अपने चैनल के लिए और उसमें से जो सिलेक्ट किया है मैंने सर उनको आपके सामने पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है कि वो आपको आज से पढ़ाएंगे। तो मैंने तो उनको चुना है, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, कई कोचिंग सेंटर में ये पढ़ा रहे हैं, तो उनको सिलेक्ट करके आपके सामने ला रहे हैं। तो आप मुझे वीडियो को खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वो कैसा पढ़ाते हैं। तो ये हैं आपके जो सर आज से जो सामाजिक पढ़ाएंगे। आइए सर। तो ये जो सर हैं आपको आज से आपके सब्जेक्ट सामाजिक पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पढ़ाऊंगा आज से आपको सामाजिक विज्ञान। तो ये आपको अपना सामाजिक का पूरा सिलेबस करवाएंगे, जहां जितना जल्दी हो सके आपके एग्जाम के लिए कोशिश करेंगे पूरा का पूरा करवाने की। लेकिन आपके जो ज्यादा मुश्किल चैप्टर है वो पहले कवर करवाने की कोशिश करेंगे। शुरू से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ये। नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपको कराऊंगा एसएसटी और आपका जो पहला टॉपिक है वो है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं आज का पहला टॉपिक है जो स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। जो पहला हमारा अध्याय दिया गया आपके वो करते हैं आज। तो उससे पहले आपके लगता है साथियों महाजनपद काल, तो हम महाजनपद काल से थोड़ा सा पहले की बात करेंगे कि महाजनपद काल है जो आया किस तरीके से क्रमबद्ध आया। तो हम बात करेंगे आपकी सबसे पहले इतिहास की। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इतिहास किसे कहते हैं। दोस्तों, इतिहास कहते हैं अतीत में घटी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, वो कहलाता है इतिहास। और जो इतिहास की शुरुआत होती है वो होती है प्रागैतिहासिक काल से। उसके बाद में धीरे धीरे मानव ने विकास किया, उसके बाद में आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस जो प्रागैतिहासिक काल था इसमें न तो मानव पढ़ा लिखा था और न ही लिखना जानता था, न कुछ और जानता था। धीरे धीरे विकास हुआ, उसके बाद में आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें जो इतिहास था इसमें सिर्फ वो लिख सकता था, उसे पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, इसमें पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। उसके बाद में धीरे धीरे आगे का जो इतिहास आता है वो आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती है हमारी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हम बांटते हैं दो भागों में। एक है ऋग्वैदिक काल, जिसमें हमारा एक वेद लिखा गया था ऋग्वेद। और आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। पहला जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था वो काल था ऋग्वेद काल। और बाद में जिसमें बाकी के तीनों वेद लिखे गए थे वो हमारा काल था उत्तर वैदिक काल। इसके बाद में जो आपका टॉपिक लगता है महाजनपद काल, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक लगता है महाजनपद काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, पहले तो हम देखते हैं कि महाजनपद का किसे कहते हैं। देखिए, पहले जो था वो पढ़ा था कबीला। हमारे लोग रहते थे किसमें रहते थे? कबीले में। पहले पढ़ा था कबीला, और कबीला का धीरे धीरे विकास हुआ। कबीला में लोगों का धीरे धीरे विकास हुआ, संख्या ज्यादा हो गई, तो इन्होंने धीरे धीरे आगे चलकर किसका रूप ले लिया? आगे चलकर उन्होंने रूप ले लिया जन का। फिर धीरे धीरे उनके बाद में उनका और विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई। उसके बाद में आगे उन्होंने रूप ले लिया जनपद का। ये उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसे कहा जाता है जनपद। इसे क्या कहा जाता है? जनपद। उसके बाद में संख्या और ज्यादा बढ़ी और उन्होंने रूप ले लिया था महाजनपद का। उन्होंने किसका रूप ले लिया था? महाजनपद का। और जो महाजनपद की संख्या बताई जाती है वो बताई जाती है 16। और इन जो महाजनपद का उल्लेख है वो हमारे बौद्ध धर्म है अगुंतर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनमें इनका उल्लेख मिलता है। अब देखिए, महाजनपद क्या होता है। जिस तरीके से वर्तमान भारत की अगर हम बात करें, वर्तमान भारत को जिस तरीके से 29 राज्यों में विभाजित किया गया है, उसी तरीके से उस समय का जो भारत था उसको 16 अलग अलग राज्यों में विभक्त किया गया था। तो हम आज इनके विषय में पढ़ेंगे कि 16 अलग अलग राज्य है जो ये महाजनपद है, इनका क्षेत्र कहां पर था, किस तरीके से ये
थे। तो अब देखिए हम जानेंगे हमारे जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में। जो वर्तमान भारत है, जिसमें जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, पंजाब का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर भी इनका विस्तार हुआ था। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि हमारा महाजनपद कौन था और एक इसकी थी राजधानी। जो 16 महाजनपद थे अलग अलग, उनकी एक एक राजधानियां थी, तो उनके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा महाजनपद था काशी महाजनपद। ठीक है, और इस काशी, ये जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो किस में आता था? काशी महाजनपद में आता था। और उसके बाद में इसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी, जिसे वर्तमान में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी वाराणसी है। उसके बाद में आता है कुरु। कुरु ये जो वर्तमान में दिल्ली का भाग है, वर्तमान में जहां पर दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। ये दिल्ली का प्राचीन नाम था, इंद्रप्रस्थ। अगला जो हमारा महाजनपद आता है, ये आता है अंग। अंग जो है हमारा बिहार के क्षेत्र में पड़ता है और इसकी जो राजधानी थी चंपा। अगला जो हमारा महाजनपद आता है मगध। ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। और ये वर्तमान में जो बिहार का क्षेत्र है वो इसमें आता है, शक्तिशाली जनपद था मगध। यहाँ पर आगे हम आपके चैप्टर लगता है मौर्य वंश है, जैसे शुंग वंश है, ये इन्होंने शासन किया था मगध पर। उसके बाद में इसकी राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिवज्र भी कहा जाता है। और कालांतर में इसका नाम पड़ गया था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है वो है पटना। पटना हमारे बिहार की राजधानी है। उसके बाद में देखिए वज्जी। वज्जी और वैसे इसकी राजधानी थी विदेह। वैसे वज्जी और वैसे इसकी राजधानी विदेह। उसके बाद में हमारा छठा महाजनपद आता है मल। और मल कहते हैं पहलवान को, हिंदी में जो मल है कहते हैं पहलवान को। और इसकी राजधानी याद कर लेना कुशीवती। ठीक है, जब मल होते हैं पहलवान, क्या करते हैं? कुश्ती। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, कुशीवती। और इसे कुशी नारा भी कहा जाता है। और जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनकी मृत्यु भी इसी स्थान पर हुई थी। उसके बाद में अगला जो जनपद आता है वो आता है चेदी। और इसकी जो राजधानी थी ये थी शक्तिमती। इसके बाद में हमारा 8वां जो महाजनपद आता है वो आता है वत्स। वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में मध्य प्रदेश का यहाँ का भाग इसके अंदर आता है। देखिए अगला जो हमारा 9 नंबर जनपद आता है वो आता है कौशल। और मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश का भाग इसमें सम्मिलित आता है। और इसकी जो राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या के बारे में आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसके बाद में हमारा 10 है पांचाल। अगला हमारा 10वां जो महाजनपद आता है वो आता है पांचाल। और इस पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। और ये अहिच्छत्रपुर हमारे नागौर में पड़ता है। नागौर का प्राचीन नाम था अहिच्छत्रपुर। अगला जो जनपद आता है वो आता है मत्स्य। ये इसमें राजस्थान जैसे हमारे जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर के जो जिले हैं वो इसमें मत्स्य में आते हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। और इस विराटनगर में इसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? बेराट कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्य इसी सभ्यता में मिले हैं। अगला जो हमारा जनपद आता है वह आता है सूरसेन। ये भी हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग इसमें आता है सूरसेन में। जो इसकी राजधानी थी मथुरा थी। मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला जो हमारा महाजनपद था वो था अष्ट। अगला जो हमारा जनपद है कौन सा है? अष्ट। और इसकी राजधानी थी पोतन। नंबर 14 पर हमारा जो महाजनपद आता है उसका नाम था अवंती। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। उज्जैन पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश में। अगला जो हमारा 15वां महाजनपद है उसे कहा जाता था गंधार। और गंधार की जो राजधानी थी तक्षशिला। और इस तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य। तक्षशिला के आचार्य कौन थे? चाणक्य यहीं के आचार्य थे। और हमारे गांधार जैसे महाभारत काल में हम देखते हैं तो वहां पर आते हैं धृतराष्ट्र। उनकी जो पत्नी थी गांधारी, जिसे नाम से जाना जाता था, वो गांधार की राजकुमारी थी। और हमारा लास्ट 16वां जनपद आता है कंबोज। और कंबोज की राजधानी थी राजपूत। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 महाजनपद, जिनकी आपको नाम और जिनकी राजधानी आपको याद रखना है।
तो हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया था, वो भारत के 16 महाजनपद थे। अब हम पढ़ेंगे अगले हमारे राजस्थान के जनपद। राजस्थान में उस समय 4 जनपद आते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चारों जनपद है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना, इनका क्षेत्र, इनकी राजधानी। तो हम पढ़ते हैं हमारा सबसे पहला जो जनपद है उसके बारे में। सबसे हमारा पहला जनपद था जो राजस्थान में आता है वो था जांगल। जो जांगल है वर्तमान में जो बीकानेर का कुछ भाग, जैसे वर्तमान में इसमें आता है बीकानेर, नागौर, इसका जो कुछ भाग है वो आता है जांगल प्रदेश में। और इसकी जो राजधानी थी वो थी छतरपुर। और वर्तमान में जो नागौर का वर्तमान में इसका जो नाम है वो है नागौर। जो पहला जनपद है जांगल प्रदेश। तो इसका जो स्थान है आपको बता दिया बीकानेर, नागौर का कुछ भाग। और ध्यान रखना हमारे जो बीकानेर के शासक बने थे उन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे और सिक्कों पर इन्होंने लिखा था जय जांगलधर बादशाह। तो जय जांगलधर बादशाह नाम के सिक्के कहां पर जारी हुए थे? जांगल प्रदेश में। अगला जो हमारा जनपद है वो है मत्स्य जनपद। और मत्स्य में वर्तमान में जयपुर का कुछ भाग, मत्स्य में पड़ता है जयपुर का कुछ भाग, अलवर का कुछ भाग, भरतपुर का कुछ भाग, ये पड़ता है हमारा मत्स्य जनपद में। और इस जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो थी विराटनगर, जिसका वर्तमान में नामकरण कर दिया गया है बेराट। और बेराट हमारी एक सभ्यता भी है। अगला जो हमारा जनपद है वो है सूरसेन जनपद। जो सूरसेन में है वर्तमान में हमारे राजस्थान का जो जिला आता है धौलपुर। जिला कौन सा? धौलपुर आता है सूरसेन में। और आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग इसमें आता है। और जो इसकी राजधानी थी वो थी मथुरा। और मथुरा पड़ता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला जो हमारा चौथा जनपद है वो था सीवी जनपद। और इस जो सीवी जनपद की राजधानी थी वो थी नगरी, जिसे वर्तमान में बाद में कहा जाने लगा था मध्यमिका। और जो ये नगरी है ये मध्यमिका है, ये पड़ती है हमारे चित्तौड़गढ़ में। ये पड़ती है हमारे चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का प्यारा सा जिला है चित्तौड़गढ़। और मेवाड़, वर्तमान में जो मेवाड़ का भाग है जैसे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, वो आता था सीवी जनपद में। और सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी। और नगरी को वर्तमान में कहा जाता है मध्यमिका। और नगरी हमारे एक सभ्यता भी है, लोहे युगीन सभ्यता। और जो नगरी सभ्यता है वो पड़ती है टोंक में। और ये इसकी राजधानी थी, ये पड़ती है मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में। तो ये थे हमारे राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।